Good evening, everyone. Myself, Dr. Mariam Jamil, PG scholar from Department of PSM. Topic of my today's presentation in Vocal for Local is certain modified foods described in Unani system of medicine. Food therapy or ilaj bil ghiza or dietotherapy is an important part of traditional medicine. It doesn't only provide strength and nourishment to our body, but if used in appropriate manner, it can also prevent from diseases and increase our life expectancy. As we are moving towards development and fast forward life, people start saving their time by eating junk food, packaged food, or which is not good for their health as there are chemicals mixed in those food articles in many forms like preservatives and flavors or due to additional sedentary lifestyle eventually get involved in many lifestyle disorders. Today's major healthcare problem are many acute and chronic conditions which are related to poor nutrition or overeating. So we need to focus more on our healthy diet and enhance the nutritive value of our daily diet. In this presentation, I am trying to do the same by discussing most of the modified food articles, which is enhanced in nutritious value by various means and described in our Unani books by our great physicians. I am at first I am going to discuss the most nutritive giza, that is mouse shair, जिसको हम बार्ले वाटर के नाम से भी जानते हैं या जौ के पानी को भी इसको जौ के पानी को ही माउस शहीर कहते हैं। इसको घर पे कैसे तैयार करना है? इसका तरीका ये है कि हमें जौ लेना है और पानी लेना है। 1:4 के रेशियो में जौ और पानी लेना है और उसको बेहतर ये है कि पूरी रात भिगो के रखें, लेकिन अगर कम टाइम है तो कम से कम 4 घंटे उसको भिगोना है पानी में। उसके बाद उसको बॉयल करना है कम से कम 20 मिनट तक या तो फिर इतने देर तक बॉयल करें कि उसके अंदर पानी में हल्का-सा रेडिश कलर आ जाए और जब ये 20 मिनट हो जाएँ या रेडिश कलर आ जाए तो उसके बाद उस पानी को अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है और ये जो पानी हमें मिलेगा इसी को माऊ शेर या जौ का पानी इसी को कहते हैं। इसका जो मिज़ाज होता है वो सर्द होता है, ठंडा होता है इसका मिज़ाज जिसकी वज़ह से बुकरात ने ये कहा है कि ये जितने भी गर्म मिज़ाज के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका तासीर जो होता है वो ठंडा रहता है। और इसके प्रूवन इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं कि जितने भी टीबी के पेशेंट होते हैं उसके अंदर इसका इफ़ेक्ट देखा गया है जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी आपको एक जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताऊँगी। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं कि ये सारे जितने भी एक्यूट कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बुखार में बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और क्लेंज़ मॉर्बिड मटीरियल यानी कि जितने भी हमारे अंदर खराब मादे इकट्ठा हो जाते हैं, उन सबको हमारे बदन से बाहर निकालने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आसानी से एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। जो हमें हमारी प्यास को ये बुझाता है, जो एक बीमारी होती है जिसके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हमेशा गला सूखा हुआ रहता है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्योंकि ये क्लेंज़ मॉर्बिड मटीरियल ऊपर मैंने जैसे बताया है, वैसी उस वही सेम फंक्शन को यूज़ करके इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जितने भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में जैसे मैंने बताया इसको तैयार करने का, वैसे ही सेम तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा करता है और डायरिया में हम अगर इसको इस्तेमाल करना है, तो पहले जौ को हल्का-सा भून लें, उसके बाद उसको पानी में भिगोएँ। तो जब इस तरह से तैयार किया जाएगा तो भूनने से उसके अंदर की कब्ज़ियत जो होती है जौ के अंदर की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम डायरिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने बार्ले वाटर के ऊपर रिसर्च हुए हैं बार्ले वाटर के ऊपर जितने भी रिसर्च हुए हैं वो क्लिनिकल रिसर्च हुए हैं कोई भी जौ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर नहीं हुए हैं यूनानी में लेकिन मॉडर्न में जौ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें रिसर्च हो चुकी हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगी इसकी ये जॉ के ऊपर जो रिसर्च हुआ है ये हुआ है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जितनी भी डिजीजेस हैं सब में बहुत ज्यादा फायदा करती है ये क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन B6 फोलेट आयरन पोटेशियम और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए ये इसका एक रिसर्च ये भी है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है यानी कि जितने भी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है ये सारी चीजें मिलके बताती हैं कि जितने भी कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी दिल की बीमारियां हैं उन सब में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है जौ और जब अगर
अगर जौ के लिए जौ जो है वो फ़ायदेमंद है, तो जौ का पानी उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्योंकि ये बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और एब्ज़ॉर्ब होके हमारे सिस्टम में बहुत ही जल्दी एंटर भी हो जाता है। दूसरी इसका ये है कि ये हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये रिच सोर्स है किसका कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और ज़िंक। इसके रिच सोर्स होने की वज़ह से हमारी हड्डियों को भी मज़बूती देता है और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर सेलेनियम बहुत अच्छी खासी मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है, जिसकी वजह से सेलेनियम का अलग से इसका अगर हम सर्च करेंगे तो इसके अलग से प्रूवन इफेक्ट्स हैं कि कैंसर में बहुत प्रिवेंट करता है कैंसर को और जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये फाइब्रस रिच डाइट है, जिसके लिए हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं और वेट लॉस में भी इसको दे सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। क्लिनिकल ट्रायल इसके ऊपर ऐसे हुए हैं कि 50 पेशेंट को लिया गया है टीबी के पेशेंट को जिसके अंदर से 30 केसेस में 30 पेशेंट में डॉट के साथ बार्ले वाटर को दिया गया और 20 केसेस में सिर्फ डॉट दिया गया उसके अंदर बार्ले वाटर यानी कि जौ के पानी को नहीं दिया गया। तो ये इसके बाद रिजल्ट इसमें ये आया है कि जितनी भी 30 पेशेंट जिसके अंदर जौ के पानी के साथ डॉट दिया गया है उनके लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस जो कि एक बहुत बड़ा बहुत मेन सिम्पटम है टीबी का इन दोनों में अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। माउथ शरीर एक तो वो प्रिपरेशन होगी जो मैंने बताया कि कैसे आपको तैयार करना है। इसके अंदर ये है कि आप लास्ट में जो हमें पानी मिलता है वो माउथ शरीर होता है, तो उसको टेस्ट अच्छा लगे, उसको पीने में अच्छा लगे, प मरीज़ को अच्छा लगे तो उसके साथ हम शरबत या शहद या चीनी का शामिल करके उसको दे सकते हैं ताकि वो पीने में टेस्टी हो जाए। और उसके अलावा एक लिक्विड डाइट जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हुए 3 तरह के फॉर्म में डाइट दिया जाता है, लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट और सॉलिड डाइट। तो ये एक माउथ शेर जो है वो हमारा लिक्विड डाइट में चला जाता है और दूसरा है फॉर्म जो सेमी सॉलिड है वो कि कशकुश शईर इसको बोलते हैं। कशकुश शईर को तैयार करने का तरीका ये है कि हमें जौ को इतना पकाना है कि वो पानी के अंदर फट जाए और फिर उसको मैश करके एक सेमी सॉलिड डाइट की तरह तैयार कर देना है। जैसे कि ओट्स तैयार करते हैं, उसी तरह इसको भी तैयार कर देंगे तो ये जो हमारा फॉर्म बन के आएगा, डिश जो बन के आएगी उसको कशकुश शईर कहते हैं। तो ये जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा स्ट्रेंथ उसको मिल जाए उसके बाद हम इसको कशकुश-शहीर हम मरीज़ को दे सकते हैं। एक और इसी की प्रिपरेशन है कि माऊ-शहीर के अंदर अगर हम उसके अंदर मीट शामिल कर देते हैं, गोश्त, चिकन या फिर मटन या फिर कोई सा भी मीट अगर हम शामिल कर देंगे, तो उसको जो बोलते हैं वो माऊ-शहीर मुलहम कहते हैं। एक होता है माउशर मुहम्मिस जो हमने पहले बताया था डायरिया वाले जो मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम जौ को बिरिया करके यानी कि हल्का-सा भून लें भिगाने से पहले, उसके बाद उसको भिगा के रखें, तो ये डायरिया में हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है, डायरिया में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रिपरेशन को कहते हैं माउशर मुहम्मिस। अगली जो हमारी प्रिपरेशन है वो है जुगनी यानी कि मिल्क जिसको कॉमन लैंग्वेज में मिल्क कहते हैं। इसका मिज़ाज अतिब्बा ने कहा है कि ये मॉडरेट है, लेकिन इसका हल्का-सा जो शिफ्ट है वो बारिद रतब की तरफ है, यानी कि ठंडा भी होता है, मॉडरेट है लेकिन ठंडे की तरफ इसकी तासीर जो है वो ज़्यादा रहती है। इसकी 3 मेजर क्वालिटीज़ ये हैं कि ये बहुत लाइट होता है ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है और इसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छे खासी क्वांटिटी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 90% अब ऑलमोस्ट रहता है। इसके बाद ये बॉडी की हीट जो होती है उसको मेंटेन रखता है, नरिशमेंट देता है, उसको एनर्जी देता है और वेट गेन जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनके लिए अक्सर हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि वो दूध पिएँ, सुबह-शाम दूध पिएँ, जिसकी वजह से इसके अंदर मिल्क वो ज़्यादा करते हैं पतले इंसान में ताकि उसका वेट बढ़े। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छे खासे मात्रा में रहता है, तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी ड्राइनेस वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑल अमाइनो एसिड्स प्रेज़ेंट होते हैं। जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, सारे इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट प्रोटीन फॉर्म कहा जाता है। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो कि बोन स्ट्रेंथ और ऑस्टियोपोरोसिस सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर ये बीपी को भी मेंटेन करने में मदद करता है क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन सब का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है और अच्छी खासी क्वांटिटी में इसके अंदर रहता है जिसकी वज़ह से बीपी को भी प्रिवेंट करता है। हाई बीपी के यानी कि हाइपरटेंसिव जितने भी केसेज़ होते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी12 है और इसके अंदर 2 तरह की प्रोटीन मेनली पाई जाती है, व्हे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन।
केसिन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, 70 टू 80% ऑफ कंटेंट मिल्क का जो कंटेंट होता है वो 70 टू 80% केसिन प्रोटीन से होता है, और दूसरा जो प्रोटीन होता है वो वे प्रोटीन होता है, जो कि एक्सीलेंट सोर्स है, मसल्स की ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट सोर्स है। Excellent source for growing and maintaining muscles used by athlete and bodybuilders. इसके बारे में हम वे प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन है उसका माउल जुग्न कहते हैं उसको, जो कि वे प्रोटीन का ही दूसरा नेम है, उसके वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ये है कि जितनी भी एज रिलेटेड मसल लॉस होता है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन होने की वजह से, और दूसरा ये वर्सेटाइल इंग्रीडिएंट है। बहुत सारी चीज़ें हम घर में ऐसे तैयार करते हैं जिसके अंदर मिल्क एज़ अ इंग्रीडिएंट डाला जाता है, जैसे कि कॉफ़ी, स्मूदीज़, हमारी डेली लाइफ़ जितने भी बेवरेजेज़ हैं, उन सब में कहीं न कहीं मिल्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। जैसे कि ये लैक्टोज़ इंटॉलरेंट पीपल जो होते हैं, वो मिल्क नहीं ले सकते हैं, उनको मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं मिल्क को। तो मिल्क को जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन माउल जुग्न जो मैंने बताया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो लोग होते हैं, वो भी ले सकते हैं, और मिल्क की सारी खासियत भी उसके अंदर रहती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्ने प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, और कैंसर भी डेवलप करने के कहीं न कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर फुल क्रीम मिल्क डेली डाइट में लिया जाए तो। यही चीज़ एक स्टडी इसके बारे में ये कहा गया है कि जो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ को इंक्रीज़ करता है, वहीं पे अगर हम ऐसे ग्रास फेड अगर हम लें, फैट मिल्क, फुल फैट मिल्क ऑफ ग्रास फेड, यानी कि सिर्फ़ घास खिलाए हुए जानवर का या गाय का दूध लें, तो वो जितने भी कार्डियक इवेंट्स हैं, जितने भी कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं, उसको प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये 3 इसके मेन डिसएडवांटेजेज़ हैं, जिसके एडवांटेजेस जिसको काउंटर करने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन है, जिसको माउल जुग्न कहते हैं, यानी कि मिल्क वाटर। इसको कॉमन लैंग्वेज में फटे हुए दूध के पानी जो होता है, उसी को माउल जुग्न कहा जाता है। इसको कैसे तैयार करना है? इसको घर पे तैयार करने का तरीका ये है कि बराबर हिस्से में लेना है, हमें दूध और पानी लेना है, 1:1 के रेशियो में। दूध आप शीप का लें या फिर गोट का लें या काऊ का लें, किसी का भी ले लें दूध, और एक 1:1 के रेशियो में पानी और दूध को मिक्स कर लें। उसके बाद उसको अच्छे से उबालना है। जब वो उबल जाए, तो उसके बाद उसके अंदर हल्का-सा खट्टापन कहीं से भी ऐड करना है, या तो ग्रेप जूस आप यूज़ कर लें या लेमन जूस यूज़ कर लें, या जिससे कि वो फट जाए। जब वो फट जाए तो उसको एक कपड़े से छान लेना है अच्छे से, और थोड़ी देर के लिए उसको हैंग करके छोड़ लेना है, ताकि उसके अंदर जितनी भी कंटेंट है, वाटर कंटेंट, वो सारी चीज़ें नीचे हमारी इकट्ठा हो जाए। और उसके बाद उस पानी को जब हम इकट्ठा कर लेंगे, तो वही चीज़ माउल जुग्न कहलाती है, और उसको भी एक थोड़ा-सा और प्रिपेयर करने के लिए उसको एक बार और बॉयल कर लेते हैं, और फिर उसको फ़िल्टर एक बार और उबाल लेंगे, और फिर उसको छान लेंगे, और फिर उसको ठंडा करके या तो शिकंजी बीन के साथ लें, या हल्का-सा नींबू डाल के, या फिर उसको आप मीठा लेना चाहते हैं, तो मीठा उसके अंदर थोड़ा-सा शामिल कर लें और फिर लें। इसके फ़ायदेमंद यही है कि जितने भी मिल्क के फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी होगी। हाइली न्यूट्रिशियस वैल्यू होगा इसका, और पर्गेटिव इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा ये पर्गेटिव होता है, और जितने भी सफ़रावी मिज़ाज के बीमारियाँ होती हैं, सफ़रावी मिज़ाज या फिर सौदावी अमराज़ जितने भी हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि जॉन्डिस में, या सौदावी जितने अमराज़ हैं उसके अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट और लाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर का ज़्यादातर जब हम देखते हैं, जब ये इकट्ठा करेंगे, तो ऊपर जो पनीर के फ़ॉर्म में जो रह जाता है, वो वही जो हेवी मैटर होता है वो होता है, और जो हमारा निकल के आता है नीचे तैयार होता है, वो बहुत ही लाइट वेट होता है, या फिर लाइट ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है, और ये इरिटेशन को भी, इसका ये भी है कि इरिटेशन को भी प्रिवेंट करता है। इसके बनाने के तरीके में ये लिखा है कि पहले इसको बॉयल करना है, अच्छे से जब उबाल आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर ग्रेजुअली नींबू का जूस डालें, और उसके बाद ये ऐसा फट जाएगा, जब ये ऐसे फटा हुआ हो जाए, पानी और जो पनीर है वो अलग हो जाए, उसके बाद इसको ऐसे कपड़े में इसको छान लेना है, और कपड़े में छानने के बाद इसको थोड़ा-सा हैंग करके रख देना है, लटका देना है, ताकि जितना भी वाटर कंटेंट है इसके अंदर, जितना भी पानी है, वो सब नीचे इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हमारा ये जो तैयार किया हुआ जो माउल जुग्न कहते हैं, वो जो नीचे पानी जो बचा है, उसी को, वही चीज़ है हमारा वे प्रोटीन जिसको बोलते हैं। यही है, इसको वे प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि मोस्टली बिल्डर्स लोग लेते हैं। इसका बेस्ट जो बनाने का तरीका है, हमारे बुक्स में जो है वो मेंशन किया गया है कि जो मिल्क, हमें ऐसे जानवर का दूध लेना है,
जो कि प्रेग्नेंट हो और उसको ठंडी चीज़ें खिलाई गई हों, जैसे कि पालक, खुरफा ये सारी चीज़ें जब खिलाई गई हों और जब प्रेग्नेंट हो तब खिलाया गया हो और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाए, उसके 40 दिन तक उसका दूध नहीं इस्तेमाल करना है, 40 दिन के बाद उसके दूध को कलेक्ट करके, उसके बाद हम उसको फाड़ के या फिर जो भी है फटे हुए दूध का पानी जो है उसको निकालेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है अतिब्बा के अकॉर्डिंग। दूसरा ये कि हम मिल्क कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमल का, ऊँट का, बकरी का या तो फिर पनीर माया जो होता है वो बेस्ट होता है। पनीर माया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि पनीर माया किसको कहते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। इसको सिकंजी से तैयार कर सकते हैं या पनीर माया से या फिर मगज़ कुर्तुम से, इन सब चीज़ों से तैयार किया जा सकता है और जालिनूस ने ये कहा है कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मुस्लिल कहा है इसको, क्योंकि ये मुस्लिल होने के साथ-साथ न्यूट्रिशियस वैल्यू भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी देता है। इस वजह से इसको जालिनूस ने कहा है कि ये सबसे बढ़िया मुस्लिल है। रिसर्च रिलेटेड वे प्रोटीन से रिसर्च क्या है इसके अंदर है कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, एंटी वायरल एक्टिविटी रखता है, इम्यून मॉड्यूलेटिंग एक्टिविटी है इसकी, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है और कार्डियोवास्कुलर जितनी भी हेल्थ है यानी कि जैसे बीपी है इसको लैक्टोकाइनिन्स नाम की चीज़ पाई जाती है जो कि हमारे बीपी को कम करता है। जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ फर्दर और डेवलप ना हो हाइपरटेंशन की वजह से उसके प्रिवेंट करता है ये। इन्फ्लेमेशन को कम करता है क्योंकि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करता है इसलिए जितने भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, जो कि मसल ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। जितने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिम गोइंग जितने भी एज हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी जिम जाते हैं, वो पाउडर्ड फॉर्म में एक प्रोटीन लेते हैं। वो पाउडर कुछ और नहीं होता है, बल्कि यही वे प्रोटीन को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और उसी को वो लोग लेते हैं। तो उससे बढ़िया उस पाउडर की या फिर पैकेज्ड फूड उसके अंदर और भी चीज़ें प्रिजर्वेटिव वगैरह शामिल की गई होंगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको घर पे तैयार करें और घर पे लें। वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि बहुत ही इसके अंदर बेस्ट प्रोटीन है, फैट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में फैट होती है इसके अंदर और जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एपेटाइट को भी सप्रेस करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो कि ये सारी चीज़ें मिलके हमारे जो वेट लॉस कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित साबित होता है। बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी मिल्क के फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें तो इसके अंदर है ही, उसके अलावा ये सारे फ़ायदेमंद हैं। अगली हमारी ग़िज़ा है, वो भी दूध से रिलेटेड ही है, मिल्क से रिलेटेड जिसको माऊ रैब कहते हैं या फिर बटर मिल्क या मट्ठा या फिर छाछ। इसका मिज़ाज जो होता है वो सर्द-तर यानी कोल्ड और मॉइस्ट होता है, बहुत ही आसानी से हज़म हो जाता है ये और इससे प्यास भी बुझाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये अपने मिज़ाज की वज़ह से। इसको तैयार करने के घर पे कैसे तैयार करते हैं? 2 तरीके से, 2 चीज़ों से इसको तैयार कर सकते हैं, या तो दही से या क्रीम से। दोनों से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। ज अलग-अलग जैसे-जैसे अलग-अलग इसका प्रोसीजर अलग-अलग होगा, तो उसकी जो चीज़ें आती हैं, वो भी हमें जो हासिल होती हैं, वो भी अलग होती हैं। जैसे अगर हम फ्रेश क्रीम से अगर हम बना रहे हैं, तो स्वीट बटर मिल्क मिलेगा। अगर खट्टी क्रीम से बना रहे हैं तो सोर बटर मिल्क मिलेगा और वही अगर दही से हम बना रहे हैं उसके अंदर पानी शामिल करके उसको अच्छे से मह के जो निकालते हैं उसको वे बटर मिल्क कहते हैं। तो जो जैसे-जैसे बनाने का तरीका होगा वैसे-वैसे उसकी टेस्ट में भी चेंजेज़ आएँगे और उसके बेनिफिट्स भी थोड़े से इधर-उधर चेंज हो जाएँगे। ओवरऑल बेनिफिट इसके ये हैं, ओवरऑल फ़ायदे जो हैं इसके अंदर सारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएँगे। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका मिज़ाज बारिद रतब है, इसलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और जितने भी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी। डिहाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है, वही अपने मिज़ाज की वजह से और ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस में हम फैट अलग कर लेते हैं। इसलिए विदाउट फैट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस होता है ये। एमएफजीएम इसके अंदर पाया जाता है, मिल्क फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन, जो कि इमल्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो कि फर्दर वही है कि विदाउट फैट रहेगा और फैट अगर ये एमएफजीएम भी पाया जाएगा जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन जो हमारी बॉडी में फैट अलग से जा रहा है उसको भी इमल्सिफाइंग में हेल्प करता है। गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम और विटामिन बी 12 है
हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और जितने भी बॉडी मास है, बिल्डिंग मास है, उन सब उसको भी बढ़ाता है। ये हो गया हमारे बटर मिल्क के जितने भी फायदे हैं, बेनिफिट्स सारे रिसर्च रिलेटेड हैं। अगली प्रिपरेशन है माउल लहम, जिसको मीट डिस्टिलेशन या मीट ब्रोथ कहा जाता है। इसके प्रिपरेशन जब हम इसको दो तरीके से तैयार किया जाता है माउल लहम को। एक तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से और एक घर पे बनाने के तरीके की। घर पे हम उसको कैसे बनाएं, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं कि ये बहुत ही कैलोरी होती है, इसके रिच इन कैलोरी होता है, आसानी से हजम हो जाता है और यूज्ड इन मालनरिश्ड एंड वीक पेशेंट। जितने भी वीक कमजोर पेशेंट हैं जिनको हम मीट दे डायरेक्ट, तो उनको एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही से या डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, तो उनको हम उसका सूप देते हैं। ये एक तरह का सूप बोल सकते हैं इसको। इसका कुछ प्रूवन इफेक्ट भी हैं ट्यूबरकुलर पेशेंट में। इसको क्लिनिकल रिसर्च किया गया है जिसके अंदर ट्यूबरकुलर पेशेंट में इसको देके देखा गया है। दूसरा, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ऐसा है कि बहुत ही दुबला पतला इंसान हो जाता है, डाइजेशन उसका बहुत ज्यादा वीक रहता है, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पहले ज़माने में ये डिस्टिलेशन प्रोसेस इससे हासिल किया जाता था और अभी तो पूरा एस्टेब्लिश्ड होता है, इसके अलग से डिस्टिलेशन apparatus वगैरह आते हैं, तो इसके थ्रू भी हम हासिल कर सकते हैं। मीट ब्रूथ या फिर यखनी, इसी को कहते हैं। इसको घर पे कैसे तैयार करना है? पहले अच्छे से बोनलेस पीसेस ले लेने हैं मीट के और उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट और नमक और पानी मिला के उसको बॉईल करना है। उसके बाद उसको 1 से 2 घंटे उसको आँच पे छोड़ देना है। जब गोश्त अच्छे से गल जाए, उसके बाद उस पानी को छान लें और जो पानी हमें मिलेगा, उसी को मीट ब्रोथ, यखनी या फिर माउल लहम वही चीज़ होती है। और उसके बाद उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा तड़का लगा दें उसके अंदर, घी से तड़का या फिर मसाले का हल्का-सा तड़का लगा दें, उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करके उसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर मिज़ाज के हिसाब से अगर मरीज़ के अंदर थोड़ा-सा और हरारत उसके अंदर बढ़ाना है, तो हम उसके अंदर जितने भी गर्म स्पाइसेस हैं, जितने भी गर्म मसाले हैं, उसको हम ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर तड़का जो हम लगा रहे हैं, उसके अंदर गर्म मसाले से भी तड़का लगा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड भी कर सकते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें। और सबसे अच्छा गोश्त जो इसके लिए माना जाता है, वो एक भेड़ के यकसाले बच्चे को बोला गया है कि यकसाले बच्चे के गोश्त जो है वो सबसे बेहतर होता है। यानी कि 1 साल का जो बच्चा होता है, यंग गोट। माउल लहम जो हम डिस्टिलेशन apparatus से हासिल करते हैं, उसको अर्क माउल लहम कहते हैं और ये जो हम घर पे तैयार करते हैं, इसको माउल लहम कहते हैं। अलग-अलग ब्रांड ने इसको माउल लहम को एज़ अ सिरप तैयार किया हुआ है। और इनका ये क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद इनकी कुछ बेनिफिट्स बताए इन्होंने। जैसे कि माउल लहम जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको स्ट्रेंथ देता है, रेगुलाइज़ करता है फंक्शन को, फिज़िकल स्ट्रेंथ देता है, स्टैमिना को बढ़ाता है और एक्सीलेंट सोर्स एनर्जी है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। और चिल्ड्रन में भी हम इसको आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम एज़ अ वीक पर्सन हम लेके मानते हैं कि बच्चों का भी डाइजेस्टिव सिस्टम जब बड़ों के वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसी तरह से रहता है। तो हम बच्चों के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट, वो यही है कि 3 तरह के ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये अर्क माउल लहम या माउल लहम जो है मार्केट में लेके आए हैं ये लोग। अगली जो हमारी ग़िज़ा है वो है माउल अस्ल, जिसको हनी वाटर कहते हैं। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि हमें शहद लेना है 1 हिस्सा और पानी लेना है 4 हिस्सा। इसको अच्छे से मिला के फिर इसको उबालना है। जब 1/4 हिस्सा रह जाए, तो फिर उसको आँच को बंद कर देना है, उसको ठंडा करके उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। या तो फिर ये पानी के जगह पे हम हर्बल डिकॉक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हर्बल डिकॉक्शन, जैसे कि कासनी का पानी हो गया या फिर मको का हो गया, उसका भी हम डिकॉक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिकॉक्शन जो शांदे को कहते हैं, उसको जोश देके जो पानी मिलता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी की जगह पे। यही सेम रेशियो में रहेगा, 1 हिस्सा शहद रहेगा, तो 4 हिस्सा हर्बल डिकॉक्शन रहेगा और उसको फिर उबालना है। जब 1/4 रह जाए, तो फिर उसको इस्तेमाल करना है। और जब हम हर्बल डिकॉक्शन या फिर जो शांदे में हम बनाते हैं, उसको माउल अस्ल मुरक्कब कहा जाता है।
इसके फ़ायदे ये हैं कि ये बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इरिटेशन जो हमारी बॉडी में होती है उसके लिए फ़ायदेमंद है, प्यास को बुझाने के लिए, ड्राई कफ़, जनरल टॉनिक एक हमारे पूरी बॉडी को जो स्ट्रेंथ देता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और दूसरा बेहतरीन ये ग़िज़ा मानी जाती है या बेहतरीन दवा के तौर पे, ग़िज़ाई दवाई के तौर पे माना जाता है जितने भी फ़ालिज या लकवा के पेशेंट होते हैं या राशा के पेशेंट हैं, उन सब में बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि ये दिमाग के जो इख़राज करता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है, दिमाग से चीज़ों को, मवाद को निकालना, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इन फ़ालिज, लकवा के मरीज़ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं शुरू के दिनों में, माउल अस्ल का। ये वही मैंने बताया कि डिकॉक्शन से यानी जो शांजा से तैयार किया हुआ जो पानी होता है उसको माउल असल मुरक्कब कहते हैं। और दूसरा ये कि जब इसका अगर हमें बेटर यूज़ बहुत ही इसका मतलब बेस्ट पार्ट अगर देखा जाए तो अर्क जब हम निकाल लेते हैं तो वो होता है बहुत ही आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है क्योंकि उसकी क़ुव्वत-ए-जाज़िबा बढ़ जाती है। जैसे भी हम अर्क के डोज़ेज़ फ़ॉर्म में या अर्क की तरफ जाते हैं, किसी भी चीज़ का अर्क निकालेंगे तो उसका क़ुव्वत-ए-जाज़िबा बढ़ जाता है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में एक तरह से आ जाता है या तो फिर लताफ़त उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। इसलिए जब हमें किसी भी चीज़ का एब्ज़ॉर्प्टिव पावर ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है, तो हम उसको अर्क के फ़ॉर्म में लाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ है ये इसका माउल अस्ल का कि उसको भी अगर हम अर्क बना के इस्तेमाल करें, तो उसकी क़ुव्वत-ए-जाज़िबा बढ़ जाती है। दूसरा जब हम इसको रोज़ वाटर वाटर की जगह पे एक वाटर हमने इस्तेमाल कर लिया, दूसरा हमने हर्बल डिकॉक्शन में भी इसको इस्तेमाल कर लिया जिसको माउलस मुरक्कब कहते हैं। तीसरा हम इसको रोज़ वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर की जगह नॉर्मल वाटर की जगह रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं, तो इसका एक अलग फ़ॉर्म बन जाती है, अलग डिश बन जाती है जिसको जुलाब कहते हैं। जिसके बारे में मैं आगे अलग से डिश है उसके बारे में हम बात करेंगे नीचे नेक्स्ट प्रिपरेशन में। हनी के अगर हम फ़ायदे की बात करें, ये तो माउल अस्ल हो गया। माउल अस्ल के ऊपर वही चीज़ें हैं कि ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए हनी के ऊपर अच्छे खासे रिसर्च हो चुके हैं। तो हनी जो है इसके अंदर 200 ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स सब मिलके 200 सब्सटेंसेस के अराउंड एक सिर्फ़ हनी में पाए जाते हैं। तो जितने भी हनी के फ़ायदे हैं, वो सारे माउल अस्ल में भी होंगे, बस यही रहेगा कि उसका क़ुव्वत-ए-जाज़िबा बढ़ जाएगा। और असल ख़ा इसके अंदर जो है वो सेवरल अमाउंट्स में विटामिन और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, आयरन, सोडियम, ज़िंक ये सारे भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इसके भी हमारे फ़ायदे मिलेंगे। और दूसरा ये कि एंटीऑक्सीडेंट यानी कि कैटालिस्ट पाया जाता है जो कि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और जितने भी फ्री रेडिकल्स की वज़ह से जितनी भी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी भी है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हनी में क्या-क्या आता है? ये सारी चीज़ें अगर हम इसको लोकली इस्तेमाल करें, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसकी, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी टसिव, एंटी कैटराल, एक्सपेक्टोरेंट, पेन किलर, न्यूट्रिएंट, डिटर्जेंट, डी-एब्ज़ॉर्बेंट, लिथोट्रिप्टिक, टॉनिक फॉर स्टमक, एपेटाइज़र, एफ्रोडाइसेक, डाइजेस्टिव होता है, ब्लड प्यूरीफायर, वुंड हीलर, अल्सर, एंटी प्रोलिफरेटिव एंड हेमोस्टेसिस ये सारे इसके प्रूवन इफेक्ट हैं हनी के। इसका एक और ये है कि वुंड हीलिंग और एंटी अल्सर पे इसके ऊपर बहुत सारे पेपर आए हैं कि लोकली अगर हम इसका इस्तेमाल करें, हनी पपाया ड्रेसिंग में बात करें तो उसके अंदर जब हम वुंड हीलिंग या फिर डायबिटिक अल्सर वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इसके बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिले हैं। अगली जो ग़िज़ा है वो है माउल उसूल, जिसको हम रूट वाटर कहते हैं। इसका बेसिकली जो शांदा है, जड़ों का जड़ लेके आते हैं, अलग-अलग पौधे के जड़ लेते हैं और फिर उसका जो शांदा निकालते हैं और जो वो जो शांदा हासिल होता है, हमें मिलता है, उसी को माउल उसूल कहते हैं। इसके अंदर वही है कि जिस तरह का रूट हम लेंगे, उसके हमें फ़ायदे मिलेंगे। जैसे बेख़ बादियान, कासनी, करफ़्स हम कोई से भी रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हमें पानी में भिगो के रखना है, पूरे ओवरनाइट भिगो के रखना है और ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह में उसको पानी में उबाल के और उसके बाद उसके पानी को छान लेना है। इसी को माउल उसूल कहते हैं। जितनी इसकी वही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, रूट के ऊपर डिपेंड करेगी, जो हम रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। दूसरी ये कि जितने भी हम उसूल है या फिर माउल लहम है या माउल अस्ल है, ये सारी चीज़ें यही है कि सारी चीज़ें की डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एब्ज़ॉर्प्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाता है और क्विक एक्शन में हेल्प करता है, मेडिसिन्स की।
डिकॉक्शंस हम कौन-कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, जो कि एक रूट है, इसका हम इस डिकॉक्शन यानी कि जोशांदा इस्तेमाल कर सकते हैं, यही माउल उसूल जो कि आर्थराइटिस, स्टमक प्रॉब्लम या लिवर, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा है जिंजर, जिंजर जो कि रूट नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो घरों में लेडीज़ होती हैं, इसको रूट के तौर पे ही देखती हैं, इस वजह से मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है, मॉडिफाइड स्टेम है ये। जो कि अपसेट स्टमक में दे सकते हैं, डायरिया, नौसिया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हेडेक एंड कंजेशन इन सब में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगला है एक मेडिकेटेड रूट होता है अश्वगंध जो कि आर्थराइटिस, अस्थमा, फाइब्रोमाइल्जिया, लिवर डिजीज़ेज़ इन सब में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन सब का जोशांदा हम तैयार करेंगे या माउल-उसूल तैयार करेंगे और उसको हम पेशेंट को अलग-अलग जिस जिस डिज़ीज़ में हमें इस्तेमाल करना है, उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग रूट सेलेक्ट करके उसका हम माउल-उसूल निकालेंगे और फिर उसको मरीज़ में इस्तेमाल कराएँ। दूसरे नेक्स्ट जो ग़िज़ा है वो हमारी है माउल फ़वाके। जैसे उसमें हमने रूट का इस्तेमाल किया जोशांदे के तौर पे, लेकिन इसके अंदर हमें जोशांदा नहीं इस्तेमाल करना है, हमें सिर्फ़ जूस निकालना है उसका। माउल फ़वाके, फ़वाके कहते हैं फ्रूट्स को। तो जितनी भी फ्रूट्स हैं, उसको हम जो फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं और उसके अलावा जो कॉमन बेनिफिट्स की हम बात करें, कॉमन फ़ायदे की, तो ये है कि इसके अंदर विटामिन, मिनरल डेफिशिएंसीज़ जितनी भी होती हैं, उसके लिए हम दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल है, जो कि पैकेज्ड फ्रूट जूस की नहीं बात कर रही हूँ मैं, फ्रेश जूस जो हम तैयार करते हैं या फिर फ्रेश जूस लेते हैं, उसके अंदर फाइब्रस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और पैकेज्ड जो फ्रूट जूसेस जो आते हैं, उसके अंदर फाइब्रस कंटेंट वो ना के बराबर कर देते हैं, फाइब्रस कंटेंट को निकाल देते हैं उसके अंदर, तो वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो हम घर पे तैयार करेंगे, वो रिच इन फाइबर्स होता है, इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अनीमिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आम तौर पे जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि अनार का जूस पीजिए अनीमिया अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो अनार का जूस पीने के लिए बोलते हैं। तो उसी तरह से अनीमिया में भी फ़ायदेमंद है, जनरल वीकनेस में भी दे सकते हैं, जितनी भी दिल की बीमारियाँ हैं, उसके अंदर दे सकते हैं और दूसरा इसका मिज़ाज सर्द होने की वजह से तबरीद और तलईने दिमाग भी करता है ये। उसके अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद है। और डिफ़रेंट तरह के फ्रूट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल करें। एप्पल सेब है, अनार है संतरा है या तरबूज़ है, किसी का भी जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो ग़िज़ा है वो है माउल बकुल जिसको बकुल बोलते हैं वेजिटेबल्स को सब्जियों को, उसके जितने भी रस होते हैं उसको माउल बकुल कहते हैं। इसके भी वही है कि फ़ायदे जो हैं वो डिपेंड करेंगे हम कौन-सा सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन-सा वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर। आजकल इसको डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से जितने भी हम सोशल मीडिया पे जाएँ उसके अंदर डिटॉक्स ड्रिंक इस्तेमाल करें, स्किन के लिए बहुत अच्छा है या ये इस्तेमाल करें, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जितने भी डिटॉक्स ड्रिंक हैं वो कुछ और नहीं माउल बकुल ही है। उसका नाम बस आज के ज़माने में मॉडर्न ज़माने में चेंज करके दूसरा नाम रख दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक्सट्रैक्टेड जूस ऑफ क्रश्ड एंड पाउंडेड वेजिटेबल होता है और डिफरेंट वेजिटेबल हैं जैसे कुकुम्बर है उसका मेन बेनिफिट क्या है कि वो हमारे बदन के अंदर ठंडक पहुँचाती है, ठंडा होता है उसका मिज़ाज तो हमारे बॉडी के अंदर ठंडक पहुँचाती है, तो ये हर मिज़ाज वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसी तरह से अलग-अलग वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सा वेजिटेबल हम किस मरीज़ में देंगे या किस इंसान में देंगे उसके मिज़ाज के अकॉर्डिंग। जैसे कि अनीमिया में अगर है तो हम चुकंदर का जूस दे सकते हैं, चुकंदर का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऐसे मरीज़ों के लिए। दूसरा अगर हम मेडिकेटेड की बात करें तो मेडिकेटेड में मको या कासनी ये भी वेजिटेबल्स के उसमें ही आता है। तो मको और कासनी का अगर हम माउल बकुल दे रहे हैं या फिर उसका जूस दे रहे हैं तो वो हमारे लिवर जितने भी लिवर डिज़ीज़ेज़ होती हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पम्पकिन जूस, कैरट जूस ये सारी चीज़ें हम जो नॉर्मली पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जब एनीमिक कंडीशन या जनरल वीकनेस होती है तब। तो वही है कि ब जैसी डिज़ीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग या जैसा पर्सन का मिज़ाज होगा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगली ग़िज़ा है जो मैंने पहले बताया कि पनीर माया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पनीर माया क्या है? ये मोस्टली प्रिपेयर इसको कैसे किया जाता है दूध किसी का भी दूध ले सकते हैं, चाहे वो ऊँट का हो, गाय का हो या शीप का हो, ठीक है? वो दूध लेना है और दूध हमें कब लेना है इन सब का जब
के प्रेग्नेंट होती है वो एनिमल, और उसके बाद जब उसका यंग वन पैदा हो जाता है, उसके जस्ट बाद उसका जो मिल्क होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बॉयल करेंगे, उसको उबालेंगे अच्छे से और उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। धीरे-धीरे करके वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब वो जम जाएगा। जैसे-जैसे वो ठंडा होगा, वैसे-वैसे वो जमता चला जाएगा। तो बाद में जो ये जम के जो चीज़ें हमें हासिल होंगी, उसको ही हम पनीर माया कहते हैं। इसके फ़ायदे में अगर हम बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि ये हाइली न्यूट्रिशियस है। हमारे दिल और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसको मज़बूती देता है, और दूसरा ये डायरिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये पनीर माया की एक फ़ोटो है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये यूट्यूब की लिंक है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। पनीर माया के बेनिफिट्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन पनीर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं कि पनीर के क्या फ़ायदे हैं। तो जितने भी पनीर का फ़ायदा है, उसका 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा पनीर माया का होता है, जो कि यंग वन के बर्थ के जस्ट बाद दूध हासिल किया जाता है, उससे जो पनीर हमें हासिल होता है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 3 गुना, 4 गुना नॉर्मल पनीर से ज़्यादा बेनिफिट हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसका फ़ायदा सबसे पहले ये है कि हर उम्र के लोग इसको पसंद से खाते हैं, चाहे वो बूढ़े हों या बच्चे हों, हर कोई पसंद से खाता है, या फिर वेजिटेरियन जितने भी होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उनका मेन डिश देखा जाए तो पनीर होता है, तो उसके लिए भी ऑल एज या फिर ऑल मतलब ऑल पीपल कैन कंज़्यूम इट। लो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फास्फोरस है, जो कि हमारे जितने भी हड्डियों की मजबूती के लिए और हड्डियों के जितने भी डिजीजेस हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हड्डियों का बीमारियां हो गई या दांत की बीमारियां हो गई, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। डाइजेस्टिव फाइबर्स बहुत अच्छे खासी क्वांटिटी में होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी इंप्रूव हो जाती है इससे। फोलेट का रिच सोर्स होता है, और लिनोलिक एसिड भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसके अंदर पाया जाता है, जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फैट हैं, उसको कम करने में, बर्न करने में उसको हेल्प करता है लिनोलिक एसिड। ये हेल्थ बेनिफिट ऑफ पनीर डायग्रामेटिक उसमें है। अगली जो ग़िज़ा है वो है जुलाब, जो कि जुल प्लस आब से बना है। गुलाब, जुल जो बोलते हैं वो गुलाब के लिए लिखा गया है, और आब जो है वो वाटर के लिए। तो गुलाब और पानी से गुलाब सॉरी शहद और रोज़ वाटर से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसको हम जुलाब कहते हैं। पहले हमें शहद लेना है और रोज़ वाटर, ये भी 1:4 के रेशियो में लेना है अच्छे से, और उसके बाद उसको अच्छे से उबाल देना है। जब वो 1/4 हिस्सा रह जाए तो उसको फिर ठंडा करके इस्तेमाल करना है। रोज़ वाटर के साथ हम हनी की जगह पे शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जुलाब कहते हैं, और इसका मेन बेनिफिट क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परगेटिव होता है ये। इसीलिए इतना परगेटिव होता है कि इसको प्रेगनेंसी में देने के लिए मना किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी होता है, और इसको शरबत शहद के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो ग़िज़ा है वो है सिकंजबीन, ऑक्सिमल के नाम से मॉडर्न जो टर्म अगर हम इसको देखेंगे तो इसको ऑक्सिमल कहते हैं सिकंजबीन को। इसको घर पे कैसे तैयार किया जाता है कि एक हिस्सा जो है वो हम विनेगर का लेंगे, सिरका, और 2 हिस्सा शहद लेंगे, या फिर शहद की जगह पे हम शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको फिर उबाल लेंगे। जब 2 से 3 उबाल आ जाए तो बंद कर दें आँच को, और उसके बाद उसको ठंडा जब हो जाए तो उसको इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे में है कि ये परगेटिव होता है, पर्जिंग आउट थिक काइम, जितने भी गलीज़ मादे होते हैं हमारी बदन के अंदर, उसको इखराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका, जितने भी सफ़रावी मिज़ाज होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सफ़रा का इखराज करता है। पहले ही बताया कि गलीज़ मादे का इखराज करता है, जिसके अंदर सफ़रा भी है, सफ़रा को भी इखराज करता है, जब उसका इरिटेशन जब कॉज़ करता है सफ़रा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। ये एमिटिक भी है और एंटी एमिटिक भी है, दोनों इफेक्ट्स इसके अंदर हैं। ये डिपेंड करता है एमिटिक और एंटी एमिटिक इफेक्ट, कि हम उसको कैसे वाटर के साथ, कैसे पानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो एमिटिक का एक्शन करेगा, और अगर हम उसको ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो एंटी एमिटिक का असर करेगा। एक तरह का शरबत है सिकंजबीन सिरका प्लस अंगबैन से बना है, यानी कि एक हिस्सा सिरका है और दूसरा हिस्सा शहद है।
तो इसलिए इसका नाम सिकंजीबिन रखा गया है। अगर हम इसके अंदर लेमन का इस्तेमाल कर लें, लीमू का, आबे लीमू में हम इसको तैयार करते हैं सिरके के साथ, तो उसको सिकंजीबिन लेमूनी कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एंटी एमेटिक माना जाता है। और नोज़िया और वॉमिटिंग, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली देखा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज में, उसके लिए भी इसका क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। 30 पेशेंट में ऑलमोस्ट 30 पेशेंट लिए गए थे, उसके अंदर 7 टू 14 वीक्स के जेस्टेशन एज में सिकंजीबिन लेमोनी दिया गया था नोज़िया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। अगली ग़िज़ा है हमारी आब कामा, जिसको मरी भी कहते हैं, सिरका हिंदी भी कहते हैं और कांजी भी कहते हैं। इसको तैयार करने का ये है कि हम इसके बाद जितनी भी डिज़ीज़ेज़ ऑलमोस्ट आएँगी, सब में हम फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें फर्मेंटेड वाली आने वाली हैं नीचे जितनी भी आएँगी ऑलमोस्ट। तो लास्ट में हम एक फर्मेंटेशन के ऊपर भी एक स्लाइड रखी है कि फर्मेंटेशन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं फूड में, तो उसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे इसको तैयार करने का तरीका ये है कि फर्मेंटेशन ऑफ मस्टर्ड यानी कि सरसों को हम लेना है, सरसों लेना है, उसके बाद उसके अंदर नमक, ज़ीरा और अजवाइन, इन सबको करके उसका फर्मेंटेशन यानी कि इसको फर्मेंट कर देना है, ठीक है? और इसको हम और दूसरे तरीके से जो तैयार करते हैं, वो है कि गेहूँ की रोटी लेते हैं, विनेगर यानी कि सिरका लेंगे, सॉल्ट लेंगे, नमक, पुदीना, जिंजर और पेपर, इन सब चीज़ों को मिला के इसको भी फर्मेंट करना है अच्छे से। तो हमारा आब कामा तैयार हो जाएगा, जिसको सिरका हिंदी भी कहते हैं, और ये जितनी भी गैस्ट्रिक डिज़ीज़ेज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, हेल्प इन एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये खुद न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि जितने भी हम इसके साथ जो हम ग़िज़ा लेते हैं, ये एक एडिटिव है एक तरह से। ग़िज़ा के साथ अगर हम इसको ले रहे हैं, तो जितनी भी ग़िज़ा की न्यूट्रिशियस है, उसको एब्ज़ॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जितनी भी न्यूट्रिटिव डाइट्स हैं, उसको एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करती है। Fermented food and cultured food will strengthen your constitution and improve your resistance to disease. ये डिज़ीज़ की जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, उसको जितनी वो जितना न्यूट्रिशन ये एब्ज़ॉर्ब करवाएगा, उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टाइप्स ऑफ कांजी, बुक्स में जो है वो 2 से 3 टाइप की कांजी यानी कि सिरका मरी हिंदी का ज़िक्र किया गया है कि 3-4 तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। उसमें से कुछ ये है कि हमें ज़ीरा लेना है, लहसुन लेना है और उसके अंदर तेल को मिलाना है, और जब वो अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम उसको चूल्हे पे रखेंगे, उसको ढक के अच्छे से, और 1 से 2 मिनट जब वो चूल्हे पे अच्छे से उबाल जैसा आ जाए, गरम हो जाए अच्छे से, तो उसके अंदर हमें सरसों, नमक, अजवाइन और पानी, ये तीनों शामिल करके उसके बाद उसको अच्छे से ढक देना है और फिर उसको धूप में छोड़ देना है फर्मेंटेशन के लिए उसके अंदर, ताकि उसके अंदर ख़मर पैदा हो जाए। दूसरा है कांजी जौ, जौ के अगर जौ से हम तैयार कर रहे हैं, मेडिसिनल पर्पज़ से हम जौ का त इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए तैयार करने के लिए क्या करना है कि हमें चावल, गेहूँ, जौ, जवार, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक साथ भी ले सकते हैं या इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। उसको पानी और नमक में मिला के अच्छे से एक बर्तन में अच्छे से उसको पैक करके, टाइट पैक करके, और उसको फिर सनलाइट में रख देना है, धूप में रख देना है, कम से कम 40 दिन के लिए, कि उसके अंदर फिर इसके बाद जब 40 दिन तक रख रख देते हैं उसको, तो उसके अंदर अच्छे से ख़मर पैदा हो जाता है, और जो फर्मेंटेशन होता है उसके जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो एनहांस हो जाती हैं। क्योंकि वो भी इसकी भी जैसे मैंने बताया कि अर्क बनाते हैं उसके एब्ज़ॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये जितनी भी कांजी या फिर फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो भी एक उसकी जितनी भी एब्ज़ॉर्प्टिव पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत ही आसानी से ईज़िली डाइजेस्टेबल, ईज़िली एब्ज़ॉर्प्टिव हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के कांजी फॉर मेडिसिनल पर्पज़ भी बुक्स में मेंशन किए गए हैं। यूनानी टेक्स्ट में क्या बोला गया है कि हमें ये जो मैंने बताया कि गेहूँ की रोटी से भी तैयार किया स कर सकते हैं, तो उसको हमें एक थिक यूटेंसिल में लेना है, रोटी को टुकड़े-टुकड़े करके, और फिर उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसके अंदर ख़मीर पैदा हो जाए। जब 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, उसके अंदर ख़मर हल्का-सा पैदा हो जाएगा, तो उसके अंदर 5 लीटर कम से कम पानी डालना है, फिर नमक, और फिर उसको 4 हफ्तों के लिए धूप में छोड़ देना है। जब 4 हफ्ते पूरे हो जाएँगे, तो उसके अंदर हल्का-सा पुदीना डालें, सौंठ, काली मिर्च और तुख़्म पालक, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला दें उसके अंदर, और फिर उसको 1 हफ्ते के लिए और छोड़ दें धूप में।
और जब ये पूरा मुद्दत या फिर पूरा टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर उसको पानी को छान लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। ये एज़ अ बदरका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी ख़मीर पैदा करने वाली चीज़ें हैं, आब कामा, मरी, ये सारी चीज़ें, कांजी, इन सबको। नेक्स्ट हमारी जो ग़िज़ा है वो है ख़मर यानी कि शराब जिसको कहते हैं। ये जितने भी स्टार्ची सब्सटेंसेस हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्की इन सब से हासिल किया जाता है, इसको सड़ा के इसको अंदर ख़मीर पैदा करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी दिल की बीमारियाँ हैं, दिल को स्टिमुलेट करने के लिए, दिल और दिमाग दोनों के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो। इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम कितना ले रहे हैं। क्वांटिटी के हिसाब से इसकी बेनिफिट या फिर टॉक्सिक लेवल पता चलता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो ये टॉक्सिक है। इसके अंदर एक ये है कि अगर हम एक ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो स्टिमुलेंट है, हमारे ब्रेन, कार्डियक या फिर नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलेंट का काम करता है। अगर 2 ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, तो हल्का-हल्का कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और 3 ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, तो एक्साइटमेंट लेवल पे इंसान पहुँच जाता है और जैसे ही ड्रिंक इससे ज़्यादा होगी, तो वो फिर टॉक्सिक लेवल की तरफ पहुँच जाता है और फिर यहाँ जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है और उसको डैमेज करने लगता है, मोस्टली लिवर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए इसके अंदर ख़मर को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो मेडिसिनल पर्पज़ से करें या फिर किसी भी पर्पज़ से करें ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगली ग़िज़ा है वो फ़ुक्का। ये खजूर से या फिर जौ से, दोनों में से किसी एक से तैयार किया जाता है। इसको स्वीटेंड ग्रेन बेस्ड डाइजेस्टिव बियर भी कहा जाता है। इसके अंदर ख़मर जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। इससे नशा जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है इसके अंदर। और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बियर भी कहते हैं। अगली ग़िज़ा है नबीज़ और अरशिड जो कि ग्रेप्स से, रेज़िन से या फिर खजूर से, इन तीनों से हासिल कर सकते हैं हम इसको। ये एक तरह का वाइन होता है और इसके अंदर लेस परसेंटेज ऑफ अल्कोहल या फिर बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर अल्कोहल कंटेंट रहता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये हेल्दी एक तरह से हेल्दी ड्रिंक में आता है ये नबीज़ या फिर अरशिड जो है ये एक हेल्दी ड्रिंक में आता है क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फ़ायदेमंद है। हेल्थ को मेंटेन करते हैं और दूसरा ये कि इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है, इसलिए ये एक अच्छी ड्रिंक मानी जाती है। तो तैयार करने के लिए हमें या तो खजूर लेना है या किशमिश लेना है, दोनों में से एक ही कोई लेना है एक टाइम पे। दूसरा ये कि अगर हम खजूर ले रहे हैं तो बेहतर ये है कि अजवा खजूर लें, उसको 6 से छ 7 खजूर लेना है या तो फिर हैंडफुल ऑफ रेज़िन लेना है। उसको 200 एमएल पानी में उसको भिगा देना है। इशा के बाद यानी कि रात में 8 या 9 बजे के करीब में इसको पानी में भिगा के छोड़ देना है पूरे रात भर के लिए। उसको जब पूरे रात भर छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद सुबह उठ के या फजर के बाद या फिर सुबह में उठ के जब भी आप बोलें अर्ली मॉर्निंग उसको छान के इस्तेमाल करें। इसी को फ़ुक्का कहते हैं। इट इज़ एन अल्कलाइज़िंग टॉनिक होता है ये, एसिडिटी को दूर करता है, एसिडिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इम्प्रूव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिस्ट वेस्ट जितनी भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको हमारी बॉडी से निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरऑल जितने भी फंक्शंस हैं, उसको इम्प्रूव करता है, स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। एडिशनल ये है कि इसके मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। प्रोस्टेट, चेस्ट, थ्रोट, लिवर, स्प्लीन और जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं उन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसका कंज़म्पशन इन सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन सब के फंक्शंस को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। इसके अंदर ये है कि ये एक सुन्नह के तौर पे भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम्स का ये मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बहुत अच्छी सुन्नत है जो कि वो इस्तेमाल करते थे। रात भर खजूर को भिगा के छोड़ दिया और सुबह फजर के टाइम पे उसको लेते थे। जो कि इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि सुन्नह पॉइंट के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद इसको ना इस्तेमाल करें, 2 दिन के बाद तक इसको ना छोड़ें क्योंकि 2 दिन के बाद इसके अंदर फर्मेंटेशन बढ़ जाता है ख़मर इसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। इसलिए सुन्ना पॉइंट के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 दिन से ज़्यादा इसको ना छोड़ें।
अगली ग़िज़ा है सिकबाज जिसको कहते हैं। ये गोश्त से और विनेगर से यानी कि सिरके से तैयार किया हुआ एक ग़िज़ा होती है जिसका नाम सिकबाज है। इसका जो मिज़ाज होता है वो सर्द होता है और यही चीज़ सिक और बाज 2 वर्ड से मिल के बना है। सिक मतलब होता है विनेगर के लिए इस्तेमाल किया गया है और बाज जो होता है वो स्ट्यू के लिए कि मतलब हम मीट और सिरके से एक डिश तैयार कर रहे हैं जिसका नाम सिकबाज है। ये बहुत ही अच्छा काते सफ़रा है इसलिए इसको जितनी भी लिवर डिज़ीज़ेज़ हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जितने भी लिवर के इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वॉमिटिंग या फिर जॉन्डिस जैसी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काते सफ़रा होता है, एंटी बिलियस होता है। अगली ग़िज़ा है अस्फ़ीदज, जिसको हम मटन सूप बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम कोई स्पाइसेस नहीं शामिल करते हैं, कोई मसाले नहीं शामिल हो गए, सिर्फ़ मटन रहता है और पानी रहता है। उसको अच्छे से जब हम पका के इस्तेमाल करते हैं इतना पका देते हैं कि वो अच्छे से मसलने पे मसल जाए, जैसे पाया तैयार करते हैं काफ़ी देर तक, वैसे ही इसको भी तैयार करना है। तो प्लेन मटन सूप जो है, उसको अस्फ़ीदज कहते हैं। इसको मोस्टली विंटर सीज़न में इस्तेमाल किया जाता है और ये हाइली न्यूट्रिशियस और एनर्जेटिक होता है। नेक्स्ट अगली ग़िज़ा है वो है मुरब्बा। सीज़नल फ्रूट्स को प्रिज़र्व करने का एक तरीका होता है कि जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, जैसे कि सेब है, वो आज के टाइम पे ऐसा है कि वो हर सीज़न में अवेलेबल रहता है हमारे लिए। लेकिन पहले जो था वो हर सीज़न में हम सेब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे या हर सीज़न में आँवला अवेलेबल नहीं रहता था। इसलिए उसको प्रिज़र्व करने के लिए कि उसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट अगले सीज़न में हम उसको इस्तेमाल कर सकें, उसके बेनिफिट्स को हासिल कर सकें, इसके लिए मुरब्बा बनाया जाता था। तो जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, उसको प्रिज़र्व करते हैं कैसे उसको प्रिज़र्व किया जाता है कि उसको सिरप में या फिर हनी में शुगर सिरप लिया या हनी लिया, उसके अंदर उसको अच्छे से बॉयल कर देते हैं, ताकि जितनी भी उसके अंदर वाटर कंटेंट है, वो बाहर आ जाए। उसको जब बॉयल कर देंगे और उसके बाद जब अच्छे से बॉयल हो जाए उसको फिर प्रिज़र्व करके रखते हैं शीशे के डब्बे में प्रिज़र्व करके रखें और फिर उसको बाद में नेक्स्ट सीज़न में उसका इस्तेमाल करें और जितनी भी उसके जो भी हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा इसके अंदर हमें मिलता है। जैसे मुरब्बा आमला, हलैला, बीही, अदरक, आम, सेब ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे स्टमक के लिए हमारे जितने भी पेट के अमराज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सफ़रा को भी निकालता है हमारी बॉडी के अंदर से। जितने भी सफ़रावी मिज़ाज के बीमारियाँ हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यही है कि मुरब्बा आमला, मुरब्बा ज़ंजीबील, मुरब्बा सेब, ये सारे अलग-अलग इसके बेनिफिट्स हैं। आमला की अगर हम बात करें तो ये हमारे दिमाग को, पेट को और जितने भी लिवर के डिज़ीज़ हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल वीकनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हेयर फॉल के लिए भी आमला बहुत अच्छा एक ग़िज़ा मानी जाती है हेयर फॉल के लिए क्योंकि इसकी ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है और भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेयर फॉल को प्रिवेंट करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, कूलिंग होता है, रेफ्रिजरेंट और लैक्सेटिव होता है। ये सारी चीज़ें मुरब्बा आमला की जितने भी आमला के प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे मुरब्बा आमला में होंगे। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको शहद में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितने भी शहद की भी क्वालिटी है, वो भी इसके अंदर शामिल होगी। तो ये हाइली न्यूट्रिशियस डाइट एक तरह से बोल सकते हैं इसको। मुरब्बा ज़ंजीबील में ये है कि ये बलगमी अमराज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डाइजेस्टिव होता है, एंटी फ्लैचुलेंस होगा और जनरल टॉनिक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा सेब मुफ़र्रह और स्ट्रेंथन हार्ट एंड ब्रेन मतलब जितनी भी दिल और दिमाग की बीमारियाँ हैं या फिर कमज़ोरी है उसको स्ट्रेंथ यानी कि मज़बूती देता है। हमारी रूह को लतीफ़ बनाता है। अगली ग़िज़ा है गुलकंद। ये रोज़ पेटल से तैयार किया जाता है। रोज़ पेटल को हमने बात की मुरब्बा की जो कि हम फ्रूट्स को प्रिज़र्व करके रखते हैं। ये है गुलकंद, इसके अंदर हम रोज़ पेटल्स को प्रिज़र्व करते हैं हनी या शुगर सिरप में और इसको एक जैम की तरह पे तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम गुलकंद है। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी हैं, उसको शुगर में या फिर शहद में मिलाना है अच्छे से और ये मिलाने के बाद इसके अंदर हम अर्के गुलाब थोड़ा-सा शामिल कर देंगे, उसके अंदर मिला देंगे ताकि उसका एक एसेंस आ जाए या फिर उसके अंदर थोड़ा-सा लिक्विडिटी आ जाए और ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके और उसके बाद उसको अच्छे से लिड को बंद करके 1 हफ्ते के लिए धूप में उसको छोड़ देते हैं। तो हमारा गुलकंद तैयार हो जाता है।
इसके बेनिफिट अगर फ़ायदे की बात करें तो ये एंटी-बैक्टीरियल होता है, एंटी-टसिव, एंटीऑक्सीडेंट, बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अच्छा लैक्सेटिव होता है, दिल, दिमाग और पेट और लिवर इन सब के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है और लार्ज क्वांटिटी में अगर हम इस्तेमाल करें तो अच्छा परगेटिव भी है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी क्वांटिटी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा एक हिप्नोटिक भी होता है ये। अगली ग़िज़ा है हलवा। ये फिर वही चीज़ हलवा का ये है कि इसको हम मल्टीपल जितने भी इंग्रीडिएंट चाहें जिस इंग्रीडिएंट का आपको हलवा पसंद हो वो इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा जो होता है एक तो जो हम जिस चीज़ का हलवा बना रहे हैं उसका फ़ायदा होगा और दूसरे जितने भी हलवा जात बनते हैं, जितने भी हलवा बनते हैं उसमें घी अच्छे खासी क्वांटिटी में शामिल किया जाता है, घी और ड्राई फ्रूट्स। तो ये बहुत ही हाइली न्यूट्रिशियस माना जाता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे हैं वो इसके अंदर मिलेंगे हमें, घी के जितने फ़ायदे हैं वो मिलेंगे, हनी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं उसके फ़ायदे को हासिल करने के लिए। तो यही है कि मैदा से तैयार किया जा सकता है या सूजी से, जिसका आपको पसंद हो उसका हलवा तैयार करें। और कभी-कभी हम सूजी या मैदा के अलावा हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गाजर का हलवा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इ मतलब फ़ायदे जिस हिसाब से आपको फ़ायदा चाहिए, उस हिसाब से इस्तेमाल करें। एक ग़िज़ा होती है लोज़ीना, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स से तैयार की जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स से जो तैयार की जाती है, उस हलवे को लोज़ीना कहते हैं। अब हलवा के मतलब ओवरऑल हलवा के बेनिफिट की बात करें, ओवरऑल क्या फ़ायदा होता है हलवा का? तो इसके अंदर मैंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, तो कैलोरी न्यूट्रिशियस होता है ये, रिच इन कैलोरी और न्यूट्रिशियस भी होगा और एनर्जेटिक भी होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ओवरऑल हलवा का फ़ायदा हो गया और दूसरा अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हलवाए सेब व बिही है, सालब, हलवाए बैज़ाए मुर्ग है और सेक्सुअल ये सारी चीज़ें सेक्सुअल डिसफंक्शंस जितनी भी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। स्पेशली एक ये स्पेसिफिक है ये है कि हलवा सुपारी पाक स्पेसिफिक जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए मेल हो या फीमेल हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हलवाई घीगवार है जो कि हम आर्थराइटिस जिसके अंदर हम मैंने बताया कि हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हलवाई घीगवार में। इसको आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लोअर बैक एक के लिए, खाँसी और सर्दी जो होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगली ग़िज़ा है हरीसा। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, इसको तैयार करने के लिए हमें पहले गेहूँ लेना है, उसको अच्छे से पूरे रात भर के लिए उसको भिगा के उसको छोड़ देना है। जब वो सुबह में उठ के उसको हल्की आँच पे उसको रखना है ताकि जितने भी सिमर इन वाटर अलोंग विद मीट एंड बटर और ऑयल, ठीक है? उसके साथ हमें मतलब व्हीट को पहले भिगाना है पूरी रात के लिए, उसके बाद उसके अंदर गोश्त को शामिल करना है, सुबह में उठ के जब आप उठते हैं उसको तैयार करने के लिए उसके अंदर गोश्त शामिल करें, पानी डालें और हल्का-सा तेल या बटर डालें, हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद उसको अच्छे से पकाएँ और जब अच्छे से पक जाए तो उसको इतना घोटें मतलब अच्छे से घोट दें ताकि वो एक सेमी सॉलिड डाइट की तरह तैयार हो जाए। या तो आप बिना घोटे जो ये पहली पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर बिना घोटे है, ऐसा दिखेगा हमें और उसको आप अच्छे से बीट करके तैयार कर सकते हैं, तो ऐसा दिखेगा। पेस्ट की फ़ॉर्म में जो तैयार किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम बाद में जो है तड़का दे सकते हैं, जो भी आपको फ़ेवरेट वो हो मसाले जात हो, उसके साथ तड़का दे दें। धनिया का पत्ता या फिर हरी मिर्च इन सब के साथ अगर हेल्दी मतलब कोई डिज़ीज़ पर्सन को नहीं दे रहे हैं, तो हम तड़का लगा सकते हैं। अगर डिज़ीज़ पर्सन को दे रहे हैं, जिसका मैदा पहले से ही कमज़ोर है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही कमज़ोर है, तो बेहतर ये है कि उसके अंदर हम किसी चीज़ का तड़का ना लगाएँ, सिर्फ़ ये हरीसा तैयार करके उसको इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे ये हैं कि क्रॉनिक फ़ीवर में जितने क्रॉनिक फ़ीवर हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ट्यूबरकुलोसिस का एक मेन यही होता है कि बहुत ही लंबे समय से उसको बुखार रहता है, तो ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनीमिया और माइग्रेन इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगली ग़िज़ा है हसर मियाँ। जो कि ये एक तरह का डाइट है जो ग्रेप जूस, लौकी, पालक और खीरे से तैयार किया जाता है। इसका मिज़ाज जो होता है वो ठंडा होता है क्योंकि जितने भी ठंडी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रेप जूस हो गया या लौकी या पालक है, ये सारी इन सब का मिज़ाज जो है वो ठंडा होता है। तो इस वज़ह से इसको जो बेस्ट फ़ायदा जो है वो हॉट क्लाइमेट में या फिर गरम मिज़ाज के लोगों में या फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और इसका ये भी है कि ये एक बहुत ही अच्छा एंटी-बिलियस है, यानी कि काते-सफ़रा है, तो सफ़रावी मिज़ाज में भी बेनिफिशियल है। अगली ग़िज़ा है ज़ीरबाज, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है।
ये एक तरह का सूप है जो कि विनेगर से तैयार किया जाता है यानी कि सिरका होता है, ड्राई फ्रूट, ज़ाफ़रान और कुछ मसाले, जिसके अंदर मसालों में सबसे ज़्यादा स्पेसिफ़िक मसाला है जो हमने देखा है वो ये है कि सिनेमन का इस्तेमाल करें यानी कि दालचीनी जो होती है दालचीनी उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म मिज़ाज का होता है। तो ठंड मिज़ाज वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितनी भी हमारी पेट की बीमारियाँ हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है, लिवर के डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मतलब पर्टिकुलर एक ज़ीरबाज़ तैयार किया गया है। एविसेनाज़ मेडिसिन में इसका ज़िक्र किया गया है कि ज़ीरबाज़ एक मीट स्टू की तरह है, जिसको बनाया जाता है दालचीनी, चना, नमक, सेसम ऑयल यानी कि तिल का जो तेल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, सिरका, चीनी और बादाम इन सबको रोज़ वाटर में अच्छे से मिला के और फिर उसके अंदर धनिया सॉरी हाँ, धनिया का पाउडर या फिर पेपर या सैफ़्रॉन इन सारी चीज़ों को मिला के उसको अच्छे से पका दें, तो जो स्टू तैयार होगा मीट स्टू उसी को ज़ीरबाज़ कहते हैं। अगली ग़िज़ा है मज़ीरा, जो कि कर्डल्ड मिल्क को बोलते हैं, फटे हुए दूध की तरह ही रहता है, इसको मज़ीरा कहते हैं। इसका जो मिज़ाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सर्द होता है और विशेष यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होता है। सर्द मिज़ाज होने की वजह से ये जितने भी गर्म मिज़ाज के लोग हैं या फिर गर्मियों के दिनों में अच्छे से इस्तेमाल करना इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गर्म मिज़ाज के लोगों के लिए। अगली ग़िज़ा है मसलिया जो कि फिर एक दही से तैयार किया हुआ ग़िज़ा होती है, दही और चावल से तैयार की हुई ग़िज़ा होती है, जिसको मज़ीरा कहते हैं। इसको ये सेम जो है वो मज़ीरा की तरह मसलिया और मज़ीरा, ये दोनों सेम बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन मसलिया में ये है कि इसके अंदर चावल भी शामिल किया जाता है और मज़ीरा में चावल शामिल नहीं करते हैं। और इसके वही सारी यूज़ जो होती हैं वो हॉट टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जितने भी गर्म मिज़ाज के लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगली ग़िज़ा है फ़ालूदा जिसको तैयार करने के लिए हम स्टार्च से यानी कि आटे से तैयार किए करते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम काऊ का मिल्क लेते हैं, काऊ का मिल्क लें या बफ़ेलो मिल्क लें, जो भी लें, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, वो लें, स्टार्च लें और शुगर और गुलाब। स्टार्च को अच्छे से दूध में पकाना है और जब वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, उसको छन्नी से उसको छान लेना है ताकि एक सेवई की तरह यानी कि वर्मिसेली यानी कि सेवई की तरह छन के नीचे आ जाए और नीचे जो छन के गिरेगा, वो ठंडे पानी में हम उसको इकट्ठा करेंगे। जब वो ठंडे पानी में रहेगा तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो या फिर शेप जो है वो बरकरार हो जाएगी एक तरह से, सेवई की तरह। और फिर उसको हम शुगर सिरप में इस्तेमाल करते हैं, शुगर सिरप में डाल के उसका कोई भी फ्लेवर आपको पसंद हो, वो इस्तेमाल करें। मोस्टली जो है वो रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो इस तरह से आप फ़ालूदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट में ये है कि न्यूट्रिशियस डाइट होता है, कूलेंट होता है बहुत ही अच्छा और हमारे जितने भी जनरल वीकनेसेस हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कार्डियक वीकनेस के लिए भी, यानी कि दिल की जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगली ग़िज़ा है फ़िरनी, ये फिर एक स्वीट डिश की तरह है। इसके पहले जो हमने बात की फ़ालूदा वो भी स्वीट डिश में आता है, फ़िरनी भी स्वीट डिश में आता है। इसको बनाने के तरीके में ये है कि हमें चावल लेने हैं, अच्छे और खुशबूदार चावल लेते हैं मेनली जितनी भी फ़िरनी बनती है या फिर खीर बनता है, जो भी बनते हैं। इसमें फ्रेग्रेंट राइस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जितने भी खुशबूदार चावल हैं। उसको अच्छे से धो के 30 मिनट उसको भिगा के रखना है पानी में, उसके बाद उसको अच्छे से पीस लें और उसको फिर उसके अंदर पानी डाल के, छान के और फिर उसको दूध में अच्छे से पकाना है। कम से कम 1 घंटे तक पकाना है ताकि अच्छे से चावल जो है वो दूध में पक जाए। उसके बाद उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर शुगर डालें। किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि कम मीठा खाना चाहिए इंसान को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, कम ही खाना चाहिए लेकिन फिर भी जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से शुगर का इस्तेमाल करें। फिर उसको ठंडा करें और फिर उसको इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे में यही है कि ये न्यूट्रिशियस डाइट है, हाइली न्यूट्रिशियस डाइट है जो कि चावल से तैयार किया जाता है, चावल और दूध से तैयार किया जाता है, मेन इंग्रीडिएंट यही दोनों होते हैं। अगली ग़िज़ा है अलक़बीस जिसको बोलते हैं अगली ग़िज़ा को। अलक़बीस ये है कि एक तरह का हलवा होता है जो कि मैदा से तैयार किया जाता है। मैदा में दूध डालते हैं, क्रीम डालते हैं और खजूर
खजूर इसलिए कि आप खजूर की जगह पे शहद भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से शुगर हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर रहता है वो कंट्रोल में रहता है, इसलिए हम डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अगर हम हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से या डिज़ीज़ेज़ को ट्रीट करने के लिए अगर हम देख रहे हैं तो डेट ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू शुगर। ये वही फालूदे की तरह ही होता है, इतने जित इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो फालूदे की तरह होंगे, न्यूट्रिशियस डाइट है ये। अगली ग़िज़ा है फ़तीर, ये अलक़बीस तो स्वीट डिश की तरह हो गया, फ़तीर अब एक अलग चीज़ हो गई है, स्वीट डिश में नहीं बोल सकते हैं इसको। फ़तायर बोल सकते हैं, फ़तायर इसको प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं-कहीं पे फ़तीर कहते हैं, कहीं पे फ़तायर कहते हैं। ये एक फर्मेंटेड डो से तैयार किया हुआ डिश होता है। अ, फ़तायर मैशलटेट ये एक लेयर्ड पेस्ट्री होती है, बेसिकली ये इजिप्ट में ज़्यादा फ़ेमस है, लेयर्ड पेस्ट्री के नाम से, फ़तायर मैशलटेट। प्लेन फ़तायर भी तैयार किया जाता है, जिसको अच्छे से हनी में हम उसको सोक करके शहद में अच्छे से सोक करते हैं उसको ताकि वो हल्का-सा मीठापन उसके अंदर आ जाए या तो फिर इसको प्लेन फ़तायर बना के उसके अंदर जैम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इसको। या फिर कोई फिलिंग के साथ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली ग़िज़ा है वो ख़शकार जो कि हम सबको पता है, रोटी जो कि हस्क रोटी यानी कि एक आटा जो बनाते हैं उसको छान के इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हस्क होता है वो ऊपर रह जाए। लेकिन ये ख़शकार जो रोटी होती है इसके अंदर हमें छानना नहीं है, पूरे हस्क के साथ उसको बनाना है। छान के उसके जितने भी फ़ाइब्रस कंटेंट को एनहांस करता है ये ख़शकार जो रोटी होता है, इसके अंदर फ़ाइब्रस कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि हम हस्क को हटाते नहीं हैं, हस्क के साथ ही बनाते हैं। इसलिए रिच इन फाइबरस डाइट है और कॉन्स्टिपेशन में हम लोगों को यही सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि वो बिना छने हुए आटे को बिना छाने हुए रोटी का इस्तेमाल करें। अगली है रोटी, जो कि जौ से प्रिपेयर की जाती है, गेहूँ की रोटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से या मेडिकल के हिसाब से देखें तो जौ की रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका मिज़ाज जो है वो सर्द होता है और आसानी से हज़म हो जाता है और जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगली ग़िज़ा है जिसको हरीरा कहते हैं। हरीरा फिर वही हो गया कि मैदा से तैयार किया जाता है जिसके अंदर बटर दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स इन सबको डाल के बनाई हुई एक ग़िज़ा होती है या हलवे की तरह बनाया जाती है जिसको हरीरा कहते हैं। ये रोटी से भी तैयार किया जा सकता है, उसको अच्छे से पानी में भिगो के उसके बाद उसे तैयार करते हैं, जिसके अंदर पीसेज़ ऑफ रोटी मिक्स्ड विद हनी इज़ न्यूट्रिशियस एंड इंक्रीज़ेज़ बॉडीज़ इन्नेट हीट यानी कि जो हरारत ग़रीज़िया है बदन की, उसको इंक्रीज़ करने में फ़ायदेमंद होती है ये। सम रेसिपी ऑफ जो कुछ चीज़ें हैं हरीरा की कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि स्पेसिफ़िक हैं, अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कफ में बहुत फ़ायदा करती है, ट्यूबरकुलोसिस में फ़ायदा होता है, हेमाटाइटिस में, प्लूरेसी, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, हेडेक इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक है कि स्पेशली बादाम के लिए बादाम से तैयार किया जाता है जिसको हरेरा मग़ज़ बादाम कहते हैं, जो कि ज़ोफ़े दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन केस ऑफ कोल्ड अगर खाँसी है तो हम इसके अंदर खसखस हल्का-सा ऐड कर दें, जो भी हम हरीरा तैयार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मैदा और बटर का जो हम तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हल्का-सा खसखस डाल दें, तो वो हमारी कोल्ड या कफ जो चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। ये बादाम का हरीरा है, जो कि मैंने बताया ज़ोफ़े दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी एक्यूट कंडीशंस हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है, कूलेंट है बहुत अच्छा, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है, हाइली न्यूट्रिशियस है, स्टैमिना को बढ़ाता है और दूसरे जितने भी वुमेन हैं जो कि जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है, 1 वीक तक अगर हम ये हरीरा उनको देते हैं नेक्स्ट है हरीरा उसको मैं बताऊँगी आगे कि मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में कौन-सा मतलब सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं, पोस्ट डिलीवरी जो है, वो वुमेन में कौन-सा हरीरा इस्तेमाल करना उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी को एनहांस करता है। ये इसके लिए बनाने के लिए जो पोस्ट डिलीवरी हम हरीरा का इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पानी और गुड़ को एक पैन में बॉयल कर लेना है ताकि और फिर उसको छान लेना है। जब अच्छे से डिज़ॉल्व हो जाए, तो उसको छान लें ताकि जितनी भी उसके अंदर गंदगी है, वो हट जाए उसके अंदर। उसके बाद उसके अंदर एक पैन लेना है, उसके अंदर घी या फिर ऑयल कुछ भी 1 चम्मच डालें और उसके बाद जब वो गरम हो जाए, तो जीरा, अजवाइन और हल्दी इसको अच्छे से भून लें कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद जो हमने जैगरी का जो गुड़ का जो सिरप तैयार किया है, उसको डालें
और हल्का-सा जिंजर पाउडर डाल दें उसके अंदर, अदरक का पाउडर या फिर पेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसको जब वो बॉयल हो जाए, अच्छे से उबाल आ जाए उसके अंदर, फिर उसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं रोस्ट करके उसको इस्तेमाल करें, रोस्ट करके इसके अंदर शामिल कर दें। इसके बाद इसको 40 से 45 मिनट कम से कम इसको अच्छे से पकाना है। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी जैसी आपको पसंद है, उस हिसाब से पानी उसके अंदर मिलाएँ और फिर उसको इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि इसके अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं, मिलते हैं इसके अंदर, जो कि पोस्ट डिलीवरी के बाद जो वीकनेस होती है, उसको इम्प्रूव करने में फ़ायदेमंद है। टर्मरिक इसके अंदर होता है जो कि जो हमने टर्मरिक इस्तेमाल किया है, हल्दी जो इस्तेमाल किया है, वो जितनी भी इंटरनल इंजरी हुई है डिलीवरी के टाइम में या एक्सटर्नल इंजरी हुई है या फिर स्टिचेज़ लगे हैं, उन सब के हीलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अजवाइन और सौंठ जो है वो इंडाइजेशन मोस्टली देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में भी इंडाइजेशन रहता है लोगों को मतलब फीमेल्स को और पोस्ट डिलीवरी भी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो अजवाइन और सौंठ हमने इस्तेमाल किया वो इंडाइजेशन में हेल्प करता है और हल्दी जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है। और दूसरे जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी गैर मतलब मादी जो चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं उसको क्लेंज़ करने के लिए यानी कि बॉडी से निकालने में बहुत मददगार साबित होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है ब्लड प्यूरिफ़ाई करता है, ब्लड की सफाई अच्छे से करता है। जब अगर हमारी बॉडी से जो चीज़ें निकलनी है जो एहतबास हो गया जिस चीज़ का वो निकल जाएँगे तो ह सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, चाहे वो इम्यूनिटी हो या ब्लड हो और कॉन्स्टिपेशन को भी और एनीमिया इन दोनों को प्रिवेंट करता है। अगली ग़िज़ा है वो है सत्तू। इसका व्हीट जो गेहूँ होता है उसको अच्छे से सोक करके रखते हैं, भिगा के रखेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से फेंट के ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर शामिल करके एक सत्तू के फॉर्म में तैयार किया जाता है। और इसको अच्छे से पानी में जितना पानी आपको चाहिए उसके साथ, उसके पानी में जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है, उस हिसाब से उसके अंदर पानी मिलाएँ और उसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए नींबू या फिर हल्का-सा मसाला या चाट मसाला ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा है ये। अगली ग़िज़ा जो कि अंडा है, जो हम सबको पता है। इसके अंदर मुर्गी का अंडा या तीतर का अंडा कुछ भी इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा होता है।